गुड इवनिंग दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी। कल तक हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे और आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आप नोट डाउन करेंगे। आई होप कि आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ गए होंगे। ठीक है, जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे हम लोग, और जहाँ पे लगेगा नहीं तो वहाँ जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, कृषि हमारा चैप्टर है और जैसा कि एनसीईआरटी कहती है कि हर एक चैप्टर थोड़ी सी बातचीत से शुरू करें ताकि चैप्टर इजी हो जाए। तो स्पेशली तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए हैं। हम लोग तो बड़े हो गए हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, बट वी हैव टू रीड दिस चैप्टर। ओके, लेट अस स्टार्ट। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। आप लोग सभी बड़े हैं तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। प्रसंस्करण मतलब कि वो चीज़ जो हो गई है उससे दूसरी चीज़ बनना। ठीक है, इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, तो अब यातायात कैसे होगा? जब कृषि से गेहूं वगैरह जो होगा पैदा, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान कहाँ कैसे जाएगा? यातायात से जाएगा। उसका व्यापार होगा। ठीक है, बैंक में कुछ पैसा जमा होगा, कुछ चीज़ों का लोन होगा, बीमा होगा और उसके विज्ञापन भी। तो ये सारे के सारे ये भी सपोर्टिव हैं। तो ये है हमारी तृतीयक क्रियाएं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है ना। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। पहले शब्द की उत्पत्ति देख लीजिए यहाँ से। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा और कल्चर का अर्थ है कृषि करने से हुई है। ठीक है, सिंपल सा है, नो प्रॉब्लम। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, सिंपल सा है वैसे तो, कि जिस अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। ठीक है, अब चलिए चलते हम आगे की तरफ। ये हमको मैप दिखाया गया है और मैप में जहाँ जहाँ ग्रीन आपको दिख रहा है ये कृषि है। ठीक है, अब ये आप नोट कर ली क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब है एग्री, सैरी, पीसी, वीटी, हॉर्टी और सब पे कल्चर ऐड हो गया है। अब है आपका एग्रीकल्चर, जिसको हम कृषि कहते हैं। इसका जो संबंध है वो हम मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। फिर है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर है रेशम उत्पादन। ये किसके लिए होता है? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यानी कि रेशम बनेगा तो सीधी सी बात है उसको सेल ही करेंगे। सेल करेंगे क्या आएगा? पैसा आएगा।
तो ये वाणिज्यिक पालन है। ये कृषक की आय में पूरक हो सकता है। अब है पीसी कल्चर, इसका संबंध किससे है? मछली पालन से, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर, ये द्रक्षा कृषि मीन्स अंगूर की खेती से है। हॉर्टिकल्चर उद्यान, ये हमारा सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, ये इससे रिलेटेड है। इसको आप लोग ज़रूर देख लेंगे, है तो छोटी सी चीज़ पर 1 नंबर तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब है हमारा कृषि तंत्र। ओके, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई कुछ इसकी संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊनी, डेयरी और कुक्कुट उत्पादक आते हैं। ये जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बीज आप डाल रहे हो, जुताई हो रही है, बुआई हो रही है, छिड़काव हो रहा है, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें होके बन जा रही है। और भौतिक निवेश में क्या क्या आ जाता है? सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मिट्टी, ढाल, और फिर उसके बाद ये मानवीय निवेश क्या करेगा? भंडार करेगा, श्रम करेगा, मशीनरी करेगा, रसायन डालेगा। अब है हमारे कृषि के प्रकार। पहले हम लोग जैविक कृषि पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे पढ़ेंगे। जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। अब है कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दिशाओं, उत्पादक की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। यह है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब जिसको हम केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। वाणिज्य मतलब जिसको हम सेलिंग करके कुछ मनी गेट कर सकते हैं। इस प्रकार की फर्स्ट है हमारा निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिक और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, यानी कि परिवार के लोग ही उसमें लगे हुए रहते हैं। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक परिश्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसल उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। इन फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अब है आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, जो ट्राइबल्स लोग होते हैं वो लोग कैसी कृषि करते हैं? वो है स्थानांतरित कृषि या फिर चलवासी पशुचारण शामिल है। ठीक है, अब आते हैं स्थानांतरित कृषि क्या होती है, ये भी देख लेते हैं। अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। कसावा हमारे यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये अफ्रीका और इधर दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। इसको आप लोग लिख लेंगे। अब इधर आते हैं हम, क्या आप जानते हैं, इसको भी नोट करिएगा कि जो स्थानांतरित कृषि है या जो जूमिंग है, कर्तन या दहन जो कृषि है, उसको किस जगह किस नाम से जाना जाता है।
जो जूमिंग है हमारे उत्तरी पूर्वी भारत की तरफ, जो मिज़ोरम और मेघालय वाली जो जगह है वहाँ पे, और मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है, रोका ब्राज़ील में कहा जाता है, लद्दाख मलेशिया में कहा जाता है। ये सारी की सारी जो है जूमिंग जो आपकी खेती है उसी के नाम है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये आ सकता है। आने को तो बहुत कुछ आ सकता है, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला है वो हमसे पूछ के तो बनाएंगे नहीं पेपर, तो इसलिए हमको तो पढ़ना सब है। जलवासी पशु चारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित भागों में घूमते हैं। ठीक है, जहाँ पे चारे की कमी हो जाती है तो फिर वो चारे के लिए फिर एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी कंडीशन वैसे, राजस्थान वैसे है, और जो शुष्क प्रदेश है अफ्रीका के सहारा वगैरह के बारे में आप जानते ही हैं कि वहाँ पे खेती वगैरह कम है, तो जहाँ चारा होगा मिलेगा वहीं वो पशुओं को लेके अपना चल देते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवैविक बाधाओं और भूभागों की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। अब है हमारी वाणिज्यिक कृषि। पहले देख लेते हैं क्या होती है। चलिए, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, यानी कि उनको उसकी सेलिंग की जाती है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, जगह भी बड़ी चाहिए और पैसा भी ज़्यादा चाहिए। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। जैसे कि गन्ने की रोपण कृषि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। अब है हमारी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ये इसको बस नोट कर लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा तो इजी है, लर्न हो जाएगा। ठीक है, जब ऑप्शन सामने आते हैं सब चीज़ इजी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रोपण कृषि, तो वहाँ हमने किसकी देखी थी, गन्ने की, और इधर देखी केले की। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में ही किया जाता है। इस प्रकार कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। ठीक है, इससे जो भी कुछ बनता है वो पास के कारखानों में दे दिया जाता है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। इसको बेटा देख लीजिएगा, क्यों विश्व के सबसे बड़े उत्पादक हैं मलेशिया का रबड़, ब्राज़ील की कहवा या कॉफ़ी, और भारत और श्रीलंका की चाय। अब है हमारी इसकी मुख्य फसलें। ये जो मुख्य फसलें हैं यहाँ पे इनके क्लाइमेट के बारे में बताया जा रहा है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि एक बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि जैसे कि जूट है तो जूट के लिए किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, चावल है तो किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, तो 3-4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उसमें से आपको चूज़ करना रहता है। ठीक है, तो ये ज़रूर आप देख लीजिएगा। अब जो हमारी जो फसलें आ रही हैं, जो क्रॉप्स आ रही हैं, तो किसके लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए ये देखना है हमको।
बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं हमारे चावल की तरफ। ठीक है, अब देखिए चावल कैसे उगता है, उसके लिए कौन कौन सा क्लाइमेट चाहिए और कहाँ कहाँ पे है। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया, यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। तो इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? चीकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो। तो ये हमारा 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट है, अच्छे से याद रखना है इसको। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दिशाओं में जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो ऊपर के जो 4 पॉइंट है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नोट करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे गेहूं की तरफ, और इनको कैसा चाहिए क्लाइमेट ये भी देखना है हमको। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा और सस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तापमान कैसा चाहिए जब इसको बोते हैं? तो मध्यम चाहिए, और फिर वर्षा चाहिए, और फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। ये नोट करना है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे, भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। अब है मिलेट जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं, इसमें गेहूँ ज्वार, बाजरा, रागी शामिल है। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती है, इसको नोट करना है। ये ऐसी फसलें हैं जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश है। मक्का जिसको हम कॉर्न के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। ठीक है, ये इसकी 2 है क्वालिटी, मतलब 2 ही है, उसको करना है आपको। अब है हमारा इधर कपास को भी देखना है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। ठीक है, मेन तो काली है, फिर जलोढ़ मृदा में भी सर्वोत्तम उगती है। ये आपका पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अब है पटसन जिसको हम लोग जूट भी कहते हैं। ठीक है, पटसन जिसको हम जूट भी कहते हैं, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, ये भी आपका एक पॉइंट है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया, यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के लिए अग्रणी उत्पादक हैं। उसके बाद है हमारा कॉफ़ी। क्लाइमेट सबके देख लीजिएगा, अपने से पॉइंट बनाइएगा। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित
दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अत्यधिक उपयुक्त होती है, इसको भी ध्यान देंगे। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। तो ये सारे नोट करेंगे। अब हम आएंगे अपने चाय की तरफ, जो कि बहुत लोग पीते हैं। बागानों में उगाई जाने वाली यह एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। ये आपके पॉइंट है, एक एक करके नोट कर लीजिएगा। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब है हमारे कृषि का विकास। ये बेटा बार बार कह रहे हैं, इसको पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास के लिए एक अन्य पहलू है। कृषि विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। अभी कह रहे हैं, चलिए हम दो फर्मों की बात करते हैं, एक भारत का और एक संयुक्त राज्य अमेरिका का। थोड़ा सा है, पढ़ लेते हैं फटाफट। भारत का एक फार्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्ष में एकांतर पर खरीदता है, उसकी भूमि उर्वर है, अच्छी उपजाऊ है और वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूँ या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों बुजुर्गों की सहायता से साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिससे वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सरकारी भंडार में दूध बेचता है और वहां का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों के कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीज की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर से स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पाद को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। हाल ही के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो ये थी आपके मिडिल क्लास जो फार्मर है उसकी कहानी। अब यहाँ पे आते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में ही रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित यावा राज्य का एक किसान जो होरेन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो जाता है कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण करने के पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण के प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। अच्छे हैं। ये परिणाम जो होरेन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसके खेतों की यथार्थ तस्वीर देता है। वाह, अच्छा है, एकदम तस्वीर ही आ गई। ये रासायनिक उर्वरकों की पीड़कनाशकों की आवश्यकता प्रयोग करके फिर उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों
बीज बोने वाली मशीनों, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों या मार्केटिंग में भेज दिए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि खेतिहरी किसान की तरह, यानी कि वो अपना बिजनेस है भाई उसका। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा है हमारे यहाँ भी चीज़ें हैं जो देर से आती हैं, पर कोई बात नहीं, अब तो ज़माना काफ़ी कुछ चेंज हो गया। लेकिन हमारे यहाँ के खेत जो हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। उम्मीद है कि अब लोग अपना खेत नहीं बेचेंगे, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी ही आ जाती है, उनका भी क्या कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं।